साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। यूपी सुपर टेट की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं, जिसमें कि सीडीपी का इंडिविजुअल क्लास तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोर्स से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, कोर्स से आप सभी लोग जुड़ चुके हैं और बहुत सारे अभी इंक्वायरी लेकर के बैठे पड़े हुए हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आज के विज्ञान की सीरीज में आप सभी को मानव शरीर में रक्त और परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये थ्योरी की क्लास दूसरी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगी। जाहिर सी बात है, विज्ञान जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन आप ये पाएंगे कि आपके सेशन से बाहर कोई भी सवाल दिखाई नहीं पड़ेगा। सेशन को शुरू करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए। ये आप सभी का इंडिविजुअल है, जिसमें बाल विकास, शिक्षण कला और जीवन कौशल 30 नंबर का हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे आप सभी का। और मात्र 499 रुपये इसका फीस है। इस 499 रुपये से अगर आप जुड़ेंगे तो हमें आप संबल प्रदान करेंगे, हमें आप साहस प्रदान करेंगे, क्योंकि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी तो इस तरीके का कंटेंट आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो अगर मैं आपके लिए सहयोग कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए। और भी सारे कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट आपको उपलब्ध होने हैं आने वाले टाइम पर। तो आपको इससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, एंट्री कोहिनूर बैच या सुपर टेट बैच सीडीपी लिख करके भेजिए। 9250806009 पर आप मैसेज कर दीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जाएगा। बात करेंगे हम सभी लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में होता है। तरल बात करें रक्त की, ब्लड है क्या, इसके संपूर्ण तथ्य और भौतिक गुणों की बात करें तो कहते हैं कि तरल एक संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शरीर के एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव नाम ही वही है। जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, वो शरीर में ठोस रूप में जो होते हैं वो अस्थियों के बीच में मौजूद होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो शरीर के एक आर्गन से दूसरे आर्गन को जोड़ने का काम करता है या शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है और भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनका सर्कुलेशन करता है। ये पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड की ये बात हो गई, विशेष परिचय इसका हो गया। अब बात कर लेते हैं मात्रा और भार की। बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर ही होता है। शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। शरीर का जितना वेट होगा उसी का क्या होगा, ये 7 to 8% होता है। पीएच मान की बात करें तो ये हल्का सा बेस होता है, इसका स्वभाव क्षारीय होता है। बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन जैसे बाइकार्बोनेट के आयनों के कारण इसका पीएच जल्दी नहीं बदलता है। जिसका पीएच जल्दी नहीं बदलता वो एक तरीके से बफर सॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है। श्यानता की बात करें अगर इसका, तो पानी से लगभग 5 गुना अधिक ये गाढ़ा माना जाता है ब्लड। तो जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन, देखो तथ्य ही पूछा जाएगा आपके साइंस में से, वो सारे तथ्य आपको इस क्लास में उपलब्ध मिलेंगे। बात करें हिपेरिन की, बात करें हिपेरिन यकृत द्वारा स्रावित यह एंटी कोगुलेंट शरीर के अंदर नसों में खून को जमने से रोकता है। जब हम पाचन तंत्र पढ़ाए थे तो इस बात को बताया था। जो लीवर है वो बड़ा महत्वपूर्ण आर्गन होता है हमारे शरीर का, वो हिपेरिन का भी स्राव करता है जो कि नसों में रक्त प्रवाह को ये जमने से रोकने का काम करता है। और इसके अलावा जब चोट लग जाता है और बाहर जो रक्त शरीर के निकलता है तो उसके लिए जो प्रोथ्राम्बिन की जरूरत पड़ती है वो भी कौन निर्मित करता है, लीवर निर्मित करता है। तो चोट लगने के बाद जब रक्त स्राव होता है उसे रोकने के लिए जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा लीवर, उसका नाम प्रोथ्राम्बिन होता है। वो थक्का जमा करके ब्लड को बाहर जाने से रोकता है। वहीं पर नसों में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें हिपेरिन नामक जो तत्व होता है वो भी लीवर स्रावित करता है, ताकि नसों में ब्लड इकट्ठा ना हो जाए, जमे ना। अगर हम इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करें रक्त के, तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था के पहले महीने में योक सैक यानी कि जो याक सैक होता है, ये ना योक अंडों में भी जो पाया जाता है बीच में पीला वाला भाग, उसी तरह से अंडे के रूप में हम पैदा होते हैं, उसी रूप में हमारा गर्भ में अवतरण होता है। तो जो इसका योक सैक होता है उसमें 2 से 5 महीने में लीवर व प्लीहा में बनना शुरू कर देता है ब्लड, और वयस्क होने पर लाल अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है।
तो ये हमारे पूरे जीवन काल में जो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया हुई ना, तो वो ऐसे चलती है। गर्भ के भ्रूण की अवस्था में होने पर जो योग सैक होता है उसमें ब्लड निर्मित होता है। 2 से 5 महीने का जब बच्चा होता है तो लीवर और प्लीहा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ब्लड बनाने का। और वयस्क हो जाते हैं जब हम सभी लोग, तो हमारा जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो का जो लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो होता है, हड्डियों के बीच वाली जो जगह होती है, वहां पर ब्लड बनने का काम शुरू होता है। इतनी कहानी तो कंफर्म हो गई होगी, उम्मीद तो यही करेंगे। अब थोड़े से ब्लड बैंक से जुड़े हुए तथ्य की बात कर लेते हैं। रक्त को जमने से रोकने के लिए इसमें सोडियम साइट्रेट, क्योंकि हम जो हमारा सिलेबस है सुपर टेट का सिलेबस ये नहीं है कि आपको टीजीटी पीजीटी के लिए ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया जा रहा है, आपको बायोलॉजी के अंदर पूरा विद्वान बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, यही तो मूल पाठ्यक्रम है आपका। तो जब ये आपका मूल पाठ्यक्रम है तो ये रिलेटेड चीजें जो होंगी, जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे चिकित्सा के जीवन में, ये जो लोगों के संबंधित जीवन होता है ना, उससे रिलेटेड फैक्ट ही पूछा जाएगा। तो उसमें ब्लड बैंक से जुड़े हुए तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि ये रक्त को जमने से रोकने के लिए इसमें सोडियम साइट्रेट, एडीटीए या सोडियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। ये खून के कैल्शियम को बांध देता है, जिससे कि ब्लड जमता नहीं है और उसे ब्लड बैंक में सेव रखा जाता है। रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अधिकतम 35 से 42 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िएगा। अब अपन बात करेंगे रक्त के संगठन की, बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें, मतलब रक्त बनता किससे है, उसके कंपोजिशन में होता क्या है। तो देखिए, सबसे ज्यादा मात्रा की बात करें तो प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और इसके बाद जो बच गया 45% जो होता है ना, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात? यानी जो हमारा ब्लड है उसके कंपोजिशन में मुख्य तौर पर 2 हिस्सा होता है। एक होता है प्लाज्मा का 55% और दूसरा होता है कौन सा? रक्त कणिकाएं, जिसमें आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। उनका जो है 45% है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा में। प्लाज्मा की बात करें तो 90 से 92% इसमें जल होता है, 7 से 8% प्रोटीन होता है इसमें, हल्का पीला तरल होता है। पीला रंग जो होता है वो बिलिरुबिन के कारण इसमें भी आ जाता है। प्रमुख प्रोटीन की बात करें यकृत द्वारा निर्मित, जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन है, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर। एल्बुमिन होता है रक्त का परासरण दाब जो होता है उसे जल संतुलन बनाए रखता है। और ग्लोब्यूलिन जो होता है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है। वही कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति संक्रमित होगा। सीरम, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देने पर बचा हुआ तरल सीरम कहलाता है। बीमारियों के जांच में जो प्रयुक्त किया जाता है, सीरम जांच होता है ना, तो सीरम जांच यही होता है। जब विशेष जरूरत पड़ती है तो सीरम टेस्ट होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देने के बाद जो लिक्विड बचता है, फ्लूइड बचता है, वो सीरम कहलाता है। इतनी बात हो गई कंफर्म। तो एक बार इसको ग्राफ के रूप में देखा जाए। 55% क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के संगठन में कौन कौन सी चीजें होती हैं यहाँ पर बकायदा दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो 45% होती हैं वो ब्लड कार्पसल्स होते हैं, मतलब रक्त कणिकाएं होती हैं। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं रक्त कणिकाओं में। सबसे पहली रक्त कणिका कौन सी आ जाएगी? आरबीसी आ जाएगी। सबसे पहली कौन सी आ जाएगी? आरबीसी आ जाएगी। लाल रक्त कणिका, जिसका नाम एरिथ्रियोसाइट भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होता है? एरिथ्रियोसाइट भी कहा जाता है। आकार की बात करें तो इसका आकार होता है उभयावतल के अनुसार, मतलब एक तरीके से आप समझिएगा, ये देखिए प्लेट के आकार का है। ये लग रहा है ना कि इसमें कप रख दिया जाए, तो ये प्लेट के आकार का है। उसी को हिंदी में कर देगा क्या? उभयावतल आकार कह देगा, जिसको मतलब बाई कॉनकेव कहेंगे। इनमें केंद्रक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। अब आप कहेंगे सर लामा क्या है? पहाड़ी भेड़ कह लीजिए लामा। लामा अगर आपको देखना है तो गूगल पर डालिएगा, ये ऊंट और भेड़ के बीच की कड़ी होता है। मतलब ये ऊंट और भेड़ दोनों का मिश्रण टाइप का लगता है। ये रहती है भेड़ प्रजाति, लेकिन इसका जो मुख बनावट, गर्दन होता है, वो ऊंट जैसी ऐसी लंबी होती है। तो लामा और ऊंट के आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक होता है। बाकी जीवधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ध्यान से समझिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई? आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन का होता है। आरबीसी का प्रमुख तत्व होता है कौन? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कैसे परिवहन करता है?
तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो वायुमंडल से गैसें हमारे फेफड़े में जाती हैं। वायुमंडल में जो गैसें जिस अनुपात में हैं, उसी अनुपात में हमारे फेफड़े में प्रवेश करती हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन 78% है तो वो 78% ही जाता है। 21% ऑक्सीजन है तो 21% मात्रा में उसी अनुपात में जाएगा। लेकिन बाकी गैसें रिलीज हो जाती हैं। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, वो रिएक्ट कर जाता है। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सीजन जो है, एक हीमोग्लोबिन अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधने की क्षमता रखता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर जाएगा? फिर वो ब्लड के अंदर जाता है। फेफड़े तक जब ब्लड आएगा ना, तो वो ऑक्सीजन युक्त हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब पूरे शरीर में सप्लाई हो जाएगा। जहां जहां कोशिकाओं को जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, वो कोशिकाएं ऑक्सीजन लेंगी। अब आप कहेंगे गुरुजी कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती क्यों हैं? क्योंकि कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया को जरूरत है। जैसे आपका गैस सप्लाई वाला क्यों गली गली घूमता है? गली गली सिलेंडर लेकर के इसीलिए घूमता है कि जिस घर को सिलेंडर की जरूरत है वो उस घर सिलेंडर पहुंचाने जा रहा है। क्योंकि जब वो सिलेंडर जाएगा तभी चूल्हा जलेगा। उसी तरह से माइटोकांड्रिया जो है, वो हाउसवाइफ है कोशिका की। उसे चूल्हे की जरूरत है गैस जलाने की। तो गैस का सप्लाई हीमोग्लोबिन कर रहा है। वो गैस को लेकर के जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, बहन गैस चाहिए? हाँ ले, ऑक्सीजन पटक दिया वहां से ऑक्सीजन पकड़ करके खाली सिलेंडर लेकर के निकलेगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के निकलेगा। हालांकि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वही नहीं लेकर के जाता है, उसके और भी तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के। लेकिन वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उसको बोलेंगे अशुद्ध रुधिर। वो अब अशुद्ध रुधिर के रूप में निकलना शुरू कर देगा। वो सिराओं के माध्यम से फिर हार्ट में आएगा, फिर वो पंप करके कहाँ भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, आगे समझाएंगे। तो ये इस तरीके से हीमोग्लोबिन काम करता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ तत्व होता है। आइए अब यहाँ पर हम ब्लड के विनाश की बात करें। स्प्लीन का नाम सुने हैं, हमारे पेट में पाया जाता है। प्लीहा, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ये बहुत प्राचीन परंपरागत सवाल है। आरबीसी का कब्रिस्तान, मृत आरबीसी ग्लोबुलिन प्रोटीन जो रिसाइकिल में हो जाता है। और हीम जो है उसका, हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है। एक इसका पार्ट होता है हीम, और एक होता है कौन सा? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। और हीम क्या है? वर्णक है। वर्णक पिगमेंट जिसको कहा जाता है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, वो भी दो तत्वों से बनता है। एक हीम तत्व है जो कि पिगमेंट होता है, वर्णक, रंग प्रदान करता है। रंग इसलिए देता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, इसलिए लाल रुधिर बन जाता है। और ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। समझ में आ गई बात की नहीं? 4% हीम होता है तो 96% उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसीलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो समझो आप, हीम जो है वो टूट करके बिलिरुबिन पीला और बिलिरुबिन हरा वर्णक बनाता है। आप सभी को पता है कि हमारे लीवर में बाइल जूस होता है, पित्तरस होता है। पित्तरस पीले रंग का होता है क्योंकि उसमें पित्त वर्णक पाया जाता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। अब आपका दिमाग ये काम कभी नहीं सोचा होगा कि बनता कहाँ है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, बनता कहाँ से है? तो हमारे ब्लड से ही बनता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन टूटता है ना, तो एक हीम टूट जाता है और एक जो टूट जाता है वो ग्लोबुलिन टूट जाता है। तो हीम टूट करके बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पित्तवर्णक बनाता है। और ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, वो रिसाइकिल होकर के उसका फिर से प्रोटीन की तरफ चला जाता है। बिलिरुबिन बढ़ने पर पीलिया हो जाता है। ये तो आपको कहानी बताया है। अब पहाड़ों पर चढ़ने का प्रभाव क्या होता है? ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी का आकार और संख्या लगभग 30% बढ़ जाता है। उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर में, भाई जाहिर सी बात है, आप ऊंचाई पर गए हैं तो ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी और शरीर को ढली हुई है, शरीर हमारी मैदानी क्षेत्रों के लिए। अब शरीर जिसके लिए ढली है उतना उसको चाहिए, तो वो तेजी से अधिक वर्कर की जरूरत है। माल कम मिल रहा है, सप्लाई ज्यादा है। अब बताइए, अगर हम 15 किलो वजन लेकर के छत पर चढ़ सकते हैं, हम वजन घटा करके 5 किलो लेकर के जाना शुरू, तो हमको 3 बार दौड़ना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर 15 किलो को लेकर के जाना है, अब 3 लोगों को लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन की कम सप्लाई होती है ऊंचाई क्षेत्रों पर जाने पर। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 अणु को बझा करके ले जाता है ना, तो उसकी संख्या घट जाएगी। वो कम से 1 अणु की तरफ भाग करके चला जाएगा।
एक ही अणु की बात करेंगे, तो ऐसे में हीमोग्लोबिन ये जो आरबीसी होगा उनका आकार भी बढ़ जाता है और उनके परसेंटेज भी बढ़ जाती हैं, संख्या भी बढ़ जाती है। अब आगे देखेंगे हम सभी लोग श्वेत रक्त कणिकाओं की बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें अगर हम, तो आकार और जीवन काल इसका कैसा होता है, अनियमित होता है, अमीबा जैसी इसकी आकृति होती है। अनियमित आकार क्यों कहा गया है? अनियमित आकार इसलिए कहा गया है कि अमीबा का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता है, अमीबा अपने आकार को बदलता रहता है। उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी कोशिका भी हमारा जो क्या करती है, आकार बदलती रहती है। ये आप देखिएगा, ये परिवहन है ना, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पर ये डब्ल्यूबीसी हैं। देखिएगा डब्ल्यूबीसी अलग अलग आकृति में आपको दिखाई पड़ेगा। अब आगे देखिएगा ध्यान से, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है, इनमें केंद्रक होता है, ठीक है। अब देखिए डायपिडस की बात करें अगर हम, संक्रमण से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की दीवार भेदकर बाहर आ सकते हैं। अब आगे आप समझिएगा, यहाँ पर आगे की कहानी को आप समझिएगा। यहाँ पर हम 5 प्रकार की बात कर लेते हैं। 5 प्रकार डब्ल्यूबीसी के होते हैं। डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल्स जो 60 से 70% होता है। सर देखो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की बात कर रहा है कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। उनमें कौन कौन सी होती हैं? एक न्यूट्रोफिल्स होता है, इसका मात्रा मतलब होती है 60 से 70%, सबसे अधिक होता है, ये जीवाणुओं के भक्षण का कार्य करता है। दूसरी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है ये बी टाइप लिम्फोसाइट और टी साइट लिम्फोसाइट, 2 टाइप में ये बती। असल में अगर आप इसका पूरा वर्गीकरण करेंगे ना, तो डब्ल्यूबीसी का हम उतना विस्तार से जाना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। ये जो डब्ल्यूबीसी असल में होता है ना, 2 प्रकार का होता है। मूल तो ये होता है ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी, और एक डब्ल्यूबीसी होता है अग्रेनुलोसाइट। असल कहानी ये होती है ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है जो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती हैं, और एक होता है कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, अग्रेनुलोसाइट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये वर्गीकरण होता है, यही वर्गीकरण क्रमशः इसमें बटेगा। तो जो मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल होता है वो ग्रेनुलोसाइट होता है। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट होता है वो किस में जाएगा? अग्रेनुलोसाइट में जाएगा। उसका वर्गीकरण करेंगे तो उधर जाएगा। तो उतना डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिएगा। लिम्फोसाइट क्या करेगा? ये 2 टाइप का होता है। बी लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी बनाता है, मतलब इम्यूनिटी बनाता है हमारा, और टी लिम्फोसाइट जो कैंसर वायरस को मारने का काम करता है, एचआईवी इन्हीं को नष्ट करता है। एचआईवी जब किसी को होता है तो वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट जब नष्ट हो जाती हैं तो आपका एंटीबॉडी का काम बढ़ जाता है। एंटीबॉडी का काम बढ़ने पर, यानी इम्यूनिटी का काम बढ़ने पर, ये भी नष्ट होने लग जाती है, तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है शरीर की। आगे आइएगा मोनोसाइट जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है भाई? डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट होती है, जो मरे हुए जीवाणुओं को खाने का काम करता है। समझ में आ गए? मतलब आप समझिएगा, जैसे मतलब मारने का काम कोई और किया, जीवाणुओं को भक्षण करने का काम किसी और ने किया, मरी हुई जीवाणु को फिर नष्ट करना, उनको क्या काम, उसका काम होगा किसका? मोनोसाइट का। जो यूसिनोफिल होता है, जिसको आमतौर पर आप इसिनोफिलिया कहा जाते हैं, कई बार ना बोलते हैं बोलचाल में, इसिनोफिलिया बढ़ गया भैया उनकर, तो सर्दी खांसी वही आता ना, छकर छकर मारता रहेगा। तो यूसिनोफिल जो होता है वो एलर्जी और परजीवी संक्रमण में ये बढ़ जाता है। बेसोफिल जो सबसे कम होती है वो 0.5 to 1% होती है। ये हिस्टामाइन और हिपेरिन निकालने का काम इसी का होता है। आगे बढ़िएगा, अब समझते हैं प्लेटलेट्स के विषय में। तीसरी जो है ब्लड सेल वो कौन सी है? प्लेटलेट है। प्लेटलेट स्तनधारियों में पाई जाती है। जीवन काल 3 से 5 दिन। केंद्रक अनुपस्थित होता है इसमें। इसमें कोशिका का केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका है ना, तो उसका केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया समझाएं, या 3 चरणों में 2 से 5 मिनट में पूरा होता है। विटामिन के और कैल्शियम धातु इसमें अनिवार्य होती है। स्टेप 1 देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम और बना देगा ये क्या? थ्रोम्बिन बना देगा। क्या बना देगा? थ्रोम्बिन बना देगा। स्टेप सेकंड होता है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, ये किसमें? फाइब्रिन की जाली बना देगा। उसके बाद फाइब्रिन और रक्त कणिकाएं क्या करेंगी? क्लाट बना देंगी, थक्का बना देंगी। इस तरीके से जमावट आ जाती है। इसी तरीके से हमारे शरीर में बंधन बनता है, तो रुधिर का क्लाट बनता है, ताकि चोट लगने के बाद रक्त हमारे शरीर से बाहर जाए ना। उसकी एक प्रक्रिया कस करके जाली बांधने का। अब आगे समझिएगा, भाग 3 की बात कर लें हम, रक्त समूह और आनुवांशिकी की बात कर लें। यहां से भी सवाल बनता है। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज करी गई थी। एंटीजन आरबीसी पर होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें अगर हम, ब्लड बैग की बात करें कि जो ओ नेगेटिव होता है,
ओ नेगेटिव को सर्वदाता समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन और आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। आरएच फैक्टर का मतलब है रीसस फैक्टर, जो रीसस नामक बंदर के अंदर खोजा गया था, उसी के नाम के आधार पर उसे आरएच फैक्टर कहा गया है। और ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही होता है, मतलब क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए ये सबको दिया जा सकता है, सर्वदाता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है इसलिए सबसे लिया जा सकता है। ये होते हैं सर्वदाता। और वैसे नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली में ओ ब्लड ग्रुप और ए बी कहा जाता है, ये सर्वदाता और ये सर्वग्राही कहा जाता है। लेकिन जब आरएच फैक्टर की खोज हो गई तब सर्वदाता और सर्वग्राही का समीकरण बदल गया, क्योंकि तब आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग होने लगा। जिनमें आरएच फैक्टर उपस्थित होता है उन्हें पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनका आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है उनको निगेटिव कहा जाता है। निगेटिव बहुत कम लोग पाए जाते हैं, दुनिया भर में 4% लोग ही केवल निगेटिव हैं, और उस 4% में भी चारों ब्लड ग्रुप बटा हुआ है। तो जो ए बी निगेटिव, ये जो वो निगेटिव होता है ना, ये कैसा होता है, ये सर्वदाता समूह होता है, किसी को भी इसका ब्लड दिया जा सकता है। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप के विषय में थोड़ा सा समझ लें, अत्यंत दुर्लभ है। इसमें ए बी के साथ साथ एच एंटीजन भी नहीं होता है। आगे समझिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फेस हेटालिसिस की बात करें, यदि पिता आरएच पॉजिटिव और माता आरएच निगेटिव हो तो माता के शरीर में एंटीबॉडी बनने के कारण दूसरे बच्चे के गर्भ में या जन्मते ही मृत्यु हो सकती है। ये बड़ी दुर्लभ कंडीशन होती है, ब्लड के कारण बच्चे की समस्या हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर माता पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप हो तो बच्चे में कौन सा संभव हो सकता है, कौन सा असंभव। जैसे देखिए, माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो बच्चा केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप का ही पैदा होगा। हाँ, असंभव है कि बच्चे में ए बी या ए बी पैदा हो जाए। मतलब अगर माता का भी ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, और बच्चा अगर कहीं ए पैदा हो गया, बी पैदा हो गया, ए बी पैदा हो गया, तो समझ जाओ बहुत भारी ब्लंडर हो गया, अलग वेबसाइट से बच्चा डाउनलोड कर लिया गया। ध्यान से इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, लॉजिक पकड़ो। ओ ब्लड ग्रुप माता का, ओ ब्लड ग्रुप पिता का, बच्चा 100% केवल और केवल ओ पैदा होगा। अगर इनमें से कोई टपक गया, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, समझ जाओ। अब आगे समझो कहानी। ओ है किसी का, माता या पिता में से किसी का ओ है और ए या बी है बाकी का, तब बच्चा कौन सा पैदा होगा, ओ भी पैदा होगा, ए या ओ या बी कोई भी। असंभव है कि ये ब्लड ग्रुप आए। उसी तरीके से ओ और ए बी माता पिता में से किसी का हो तो बच्चा ए और बी ब्लड ग्रुप का होगा। असंभव है कि ओ और ए बी ब्लड ग्रुप पैदा हो जाए। ए और बी माता पिता के क्रमशः ए या बी हो, किसी के भी, इसके ये उसके बी हो जाए तो बच्चा सभी ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर आ सकता है। असंभव कोई चीज नहीं रहेगी। और ए बी हो और ए बी या ए बी अलग अलग से हो तो बच्चा ए बी के अंदर जाएगा। ओ पैदा नहीं हो सकता, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। अब आगे समझिएगा, परिसंचरण तंत्र और रक्त वाहिकाओं के विषय में पढ़ लीजिए। विलियम हार्वे 1628 में इसकी खोज की थी, किसके, ब्लड सर्कुलेशन की। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, हृदय से रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। इसमें हम कुछ शब्द की बात करें, धमनी जिसको आर्टरी कहा जाता है, हृदय से शरीर तक शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। दबाव अधिक होता है, दीवारें मोटी होती हैं, वाल्व नहीं होते हैं। पाल्मोनरी धमनी इसका जो है अपवाद होती है, क्योंकि वो कौन सा रक्त ले जाती है, अशुद्ध रुधिर ले जाती है। सिराओं की बात करें तो सिराओं में जो शरीर से हृदय की तरफ अशुद्ध रुधिर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है, दबाव कम, दीवारें पतली होती हैं, वाल्व अनुपस्थित होता है। पाल्मोनरी सिरा इसका अपवाद है, क्योंकि पाल्मोनरी सिरा शुद्ध रुधिर पहुंचाती है, वो हृदय के पास पाई जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें अन्य केशिकाओं की बात करें, कैपिलरी की बात कर लें तो शरीर की सबसे पतली नलिकाएं होती हैं, यहीं पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों का असली आदान प्रदान केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। इस तरीके से कैपिलरीज पाई जाती हैं जो पारस्परिक चीजों को आदान प्रदान करने का काम होता है। अब आगे कहानी को समझिएगा ध्यान से, सिस्टम होता क्या है, महत्वपूर्ण अंतर समझिए। रक्त का शुद्धिकरण की बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन की बात करें तो वो फेफड़ों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर आता है।
और रक्त का छनना क्या होता है, ये होता है फिल्ट्रेशन जो होता है वो किडनी में होता है, यूरिया और अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाने का। तो कई बार लोग क्या कर देते हैं, उनको लगता है कि रक्त का शुद्धिकरण करने में फेफड़े की भूमिका होती है ना, और वृक्क या किडनी की भूमिका होती है। तो आप गलत हो जाते हो वहां पर। किडनी फिल्ट्रेशन करती है और जो रक्त का प्यूरिफिकेशन करता है वो फेफड़ा करता है। जो ऑक्सीजनेशन की बात करेंगे, ऑक्सीकरण की बात करेंगे, ऑक्सीजन युक्त बनाने का काम करेगा, वो प्यूरिफिकेशन कर रहा है। और ये उससे अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। और फिल्ट्रेशन में और प्यूरिफिकेशन में या ऑक्सीजनेशन में फर्क होता है। इतनी बात को गंभीरता से समझ लीजिए। अब आगे कहानी को समझिएगा। हार्ट कैसे काम करता है, चीजें प्यूरिफिकेशन का काम चलते कैसे है। यह हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसकी संरचना को समझिएगा। पहले तो ये 300 ग्राम का होता है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय। राइट अलिंद हो गया, लेफ्ट हो गया, और उसी तरीके से निलय और वो पाए जाते हैं। अभी आगे कहानी समझा रहे हैं। देखिए, वाल्व दाएं अलिंद और निलय के बीच एक त्रिवलनी कपाट होता है ना। बाएं अलिंद और निलय के बीच एक द्विवलनी कपाट होता है। ये द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट की बात करें तो ये देखिए अलिंद और निलय, और ये देखिए अलिंद और निलय, हो गया ना। इनके बीच कपाट है, इनके बीच कपाट है। इसकी खासियत क्या है, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए इसका कटा हुआ भाग। जब हृदय पंप करता, संकुचित करता है, इधर से रक्त को अगर इधर फेंक रहा है तो इधर से वापस नहीं लौटेगा। ये वाल्व ऐसा होता है जैसे साइकिल में छुच्छी होती है, छुच्छी, उसमें वाल्व लगा होता है प्लास्टिक का, वो रबड़ का। हवा जब पंप से भरा जाता है तो वाल्वुआ खुलता है, हवा अंदर जाती है ट्यूबुआ में, लेकिन फिर वाल्वुआ सिकुड़ जाता है, वापस हवा नहीं आ पाएगी। उसी तरीके से ये वाल्व पाया जाता है हृदय में, कि एक तरफ से दूसरी तरफ हृदय में अगर चला गया ब्लड, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक दूसरी तरफ फक से फेंक देगा, तो हम मुंह में ब्लड फक से फेंकना लग जाएंगे। तो ये सब बड़ा सिस्टम भगवान ने जो बनाया ना, इसका हार्डवेयर बहुत ही व्यवस्थित बनाया हुआ है। आप पूरी कहानी समझिएगा, कैसे कार्य करता है आपका रक्त प्रवाह, पूरा क्रम समझिए। सबसे पहले समझिए, शरीर से हृदय में प्रवेश करता है तो दायां अलंत, जो राइट आर्टिरम होता है, शरीर का अशुद्ध रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, वो अग्र और पश्च महाशिरा से वेना कैप्स के माध्यम से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ये है ना, इधर से भी ब्लड प्रवेश करेगा और इधर से भी ब्लड प्रवेश करेगा। जो नीला वाला है ना, ये अशुद्ध है। हाँ, नीला वाला जो है वो कैसा है, अशुद्ध है। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, यहां पर प्रवेश करेगा। और फिर यहां से क्या करेगा, यहां से करेगा क्या, हृदय से फेफड़े की ओर जाएगा। दाएं अलिंद से यह रक्त त्रिबलनी वाल्व से, ये वाल्व है ना, त्रिबलनी वाल्व को खोलकर दाएं निलय में प्रवेश करता है। ये दायां निलय इसमें प्रवेश करेगा। यहां से फिर वो दायां निलय से पाल्मोनरी धमनी, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये पाल्मोनरी धमनी है, नीला नीला है ना, ये पाल्मोनरी धमनी है। इससे हो करके हृदय कहाँ, ब्लड कहाँ पर पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है। ये ठाए से फेफड़े में पहुंच गया। ये देखिए, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये फेफड़े में इधर से जा रहा है, इधर से ये फेफड़े में कनेक्ट हो गया। अब फेफड़े में जाने के बाद रक्त का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। फेफड़े में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन जो मिल जाती है। अब रक्त क्या हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया, शुद्ध हो गया। अब जब शुद्ध हो जाएगा तब चौथा चरण शुरू होगा, हृदय में वापसी होगी। शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करेंगे। यहाँ ये वाला जो चैम्बर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ पर किसमें, बाएं अलिंद में हृदय वो प्रवेश करेगा। अब बाएं अलिंद से क्या होगा, द्विवलनी कपाट से होते हुए, यानी ये जो कपाट है इससे होते हुए कहाँ पहुंचेगा, वो बाएं निलय में आता है। और जब बाएं निलय में आएगा तो इधर से जब पंप का काम चलेगा, धड़ाधड़ पंपिंग का काम होगा, तो यहाँ अंदरवा से ये देखिएगा लाल वाला है ना, यहाँ से फेंकेगा, पूरे शरीर में जाएगा, भकर 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 भकर, है ना, थ्रेसर चलने लगेगा, ठक ठक पूरे शरीर में सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब दाएं अलिंद में क्या होता है भाई, दाएं अलिंद, इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, जो हमारा ईश्वर ने बना करके भेजा। दायां अलिंद प्राकृतिक पेसमेकर है, यहीं से विद्युत आवेग पैदा होता है, और मतलब यही विद्युत आवेग झटका होता है, ठीक है। और नियंत्रण मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा हृदय की धड़कन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। बाकी चीजें आपको पीडीएफ दे देंगे, तो इसमें से ये चीजें पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, प्रमुख रोग होते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा करने से नसें ब्लॉक हो जाती हैं, इस तरीके से।
और आर्टेरियो स्क्लेरोसिस की बात करें तो कैल्शियम जमने से धमनियों का सख्त हो जाना, धमनियां बहुत कठोर हो जाती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन ना मिलने से सीने में तेज दर्द या हार्ट अटैक का संकेत होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात करें तो हृदय की स्वयं की कोरोनरी धमनी में पूर्ण ब्लॉकेज होने से हृदय का काम करना बंद कर देना। ये होता है हार्ट से रिलेटेड बातें। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नवजात शिशु के हृदय में छेद होने या पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। हीमोफीलिया जो शाही रोग कहलाता है, फैक्टर 8 या 9 की कमी के कारण रक्त का थक्का जम जाता है। ल्यूकोमिया जो होता है वो डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, इसी को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। और पॉलीसाइथीमिया की बात करें जो ल्यूकोपेनिया होता है, आरबीसी का असामान्य रूप से बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाना, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना, ये होता है इससे होने वाली बीमारियां। अगली कहानी पर आ जाएं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण की बात करें अगर हम, ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था दक्षिण अफ्रीका में 1967 में। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर बी वेणुगोपाल एम्स 1994 में किया गया था। और कृत्रिम पेसमेकर जो होता है वो कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है। कॉलर बोन जो होती है, ये वाली हड्डियां जो होती है कलरवा के नीचे, तो वहां पर लगाया जाता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, समझिएगा हमारे शरीर में भी बैटरी होती है। जो कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है यहाँ पर ना, वो पेसमेकर आर्टिफिशियल होता है। वो हृदय को पेस मतलब एक तरीके से झटका प्रदान करता है। सामान्य धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन भ्रूण में यह सबसे तेज 140 से 150 बार प्रति मिनट होती है। और रक्तचाप अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 हाई होता है, 80 जो होता है वो नीचे। स्पेग्नोमीटर से इसको मापा जाता है। तो इस तरीके से आज की कड़ी में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट आपको पढ़ लिया। सारी बातें इसकी हो गई, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जा सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूं। फिर से मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक आपका सुपर टेट होगा साइंस सीरीज में पढ़ करके खत्म कर लूंगा, निश्चित है खत्म कर लूंगा। फिर इस पर भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस सेशन को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। सीडीपी बैच से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो सीडीपी बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी ये सब कार्य प्रक्रिया तो चलती रहेगी। ये वाला जो क्लास है साइंस वाला, जरूरी नहीं कि आपको लगातार ये यूट्यूब पर ही दूंगा। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन बन करके आ जाएगा, ये पेड क्लास के बच्चों को देना शुरू कर दूंगा। मतलब ये केवल लेक्चर क्लास के अंदर चलेगा, लेकिन एक निवेदन रहेगा, साइंस वाली क्लास को हम ऐसे ही पीपीटी के माध्यम से बेहतर आकर्षक इमेज के माध्यम से ही समझा पाएंगे। और सीडीपी वाला तो हम लिख लिख करके नोट्स बनाते हुए पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप भी साथ ही साथ नोट्स बना लें। और ये पीडीएफ हम एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड करवाएंगे। अभी 2 पीडीएफ मुझे याद है, पाचन तंत्र वाला और ये दोनों पीडीएफ अब आपको कल जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।